यस फ्रेंड्स, चलो अब टीडीएस की कहानी आगे बढ़ाते हैं। 94C हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 94D। अब 94D में यहाँ पर आएगी बात इंश्योरेंस कमीशन की। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपने एजेंट को कमीशन पे करती है। किस बात का? कि जो इंश्योरेंस बिजनेस वो लोग लेकर आते हैं उसके लिए, राइट? तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो अपने एजेंट्स who solicits the procure or who solicits or procure the business of insurance, राइट? तो उसके रिगार्डिंग जो भी पेमेंट होगा उस पर टीडीएस डिडक्शन होगा। अब कमीशन की बात करें तो एक तो हमारा 94D आएगा, फिर हमारा एक प्रोविजंस आएगा, वो आएगा 94G, दैट इज कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स, और उसके बाद आएगा जनरल कमीशन दैट इज 94H। ठीक है, सो 94D, 94G एंड 94H, ये तीन प्रोविजन है कमीशन की, जिसमें रेट ऑफ टीडीएस इज अ 5%, इट इज फिक्स्ड इन केस ऑफ कमीशन, एंड थ्रेशोल्ड भी उसके में 15,000 फिक्स है। और तीनों केस में सॉरी, और इसमें जो टाइम हमारा है दैट इज कॉल्ड पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब 94D की बात करें तो इंश्योरेंस कमीशन यहाँ पर एनी पर्सन हु इज इंश्योरेंस कंपनी, और सामने कौन होंगे? एनी रेसिडेंट पर्सन हु इज अ एजेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, 5% इन केस ऑफ रेसिडेंट पर्सन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, और सामने अगर मान लो डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई है, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस का बिजनेस लेकर आती है, ठीक है, तो उस केस में उसका 10% के हिसाब से टीडीएस कट होगा। फाइन, चलिए अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, उसको गो थ्रू करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13, profit commission of rupees 1 lakh paid on 18th of July 2024 by reinsurance company to the insurer company after the expiry of the term of insurance and where there was no claim during the treaty, discuss the TDS implications। अब यहाँ पर होता है री इंश्योरेंस बिजनेस। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि दूसरी कंपनी के साथ अपने जो उन लोगों ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करी होती है उसके बेस पर वो क्या करते हैं, दूसरी कंपनी के साथ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। मतलब उसको अगर कोई क्लेम का पेमेंट करने को आया तो सामने वो दूसरी कंपनी के पास से वो लोग क्लेम लेंगे, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। ठीक है, अब यहां पर बोलते हैं कि टीडीएस इम्प्लीकेशंस क्या होगा। तो अभी जस्ट हमने ऐसा पढ़ा कि इंश्योरेंस कमीशन का जो है 94D का टीडीएस वो किस में आएगा कि जब इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसके एजेंट्स वो बिजनेस लेकर आते हैं इंश्योरेंस का, तो उस केस में उसको कमीशन दिया जाता है और उस पर टीडीएस आता है। तो यहां पर क्या केस है, हैव ए लुक। ये जो हमने यहां पर देखा 94D, इट इज रिक्वायर्स टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। Now, reinsurance is different from the insurance since there is no direct contractual relationship between the person insured and the reinsurer। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि there is no principal agent relationship। In order to attract the section 194D, commission or any other payment covered under the section should be remuneration or a reward for soliciting or a procuring the insurance business। ठीक है, usually it is done by agents of the insurance company। द इंश्योरेंस कंपनी डू नॉट प्रोक्योर अ बिजनेस फॉर द री इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसे आपको बताया मैंने कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एबीसी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये क्या करती है, बी लिमिटेड के साथ री इंश्योरेंस में एंटर होती है। ठीक है, बी लिमिटेड ऑल्सो है इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड के साथ री इंश्योरेंस में एंटर होती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो लोग उसके लिए बिजनेस लेकर आए हैं, उसके पास खुद इंश्योरेंस पॉलिसीज है जिसका वो लोग क्या ले रहे हैं, री इंश्योरेंस ले रहे हैं बी लिमिटेड के पास, राइट? तो यहां पर वी कैन से दैट के ए लिमिटेड इज नॉट एजेंट फॉर द बी लिमिटेड फॉर प्रोक्योरिंग द इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, ऐसा यहां पर मैटर हुआ। नॉर डज द री इंश्योरर पे कमीशन और अदर पेमेंट फॉर द सोलिसिटिंग द बिजनेस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। Therefore, section 190D 94D has no implications। Hence, when the profit commission is paid by the reinsurance company to the insurance company after the expiry of the term of insurance in respect of the cases where there is no claim during the operations of the reinsurance treaty, then
TDS 194D इज नॉट अट्रैक्टेड। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा हुआ कि भाई बी लिमिटेड जो री इंश्योरेंस कंपनी है और ए लिमिटेड जो इंश्योरेंस कंपनी है, राइट। अगर ए लिमिटेड के पास कोई क्लेम आता तो किसको भेजता वो? बी लिमिटेड को भेजता कि भाई मैंने इतना क्लेम का पेमेंट किया है, तू मेरे को इतना पेमेंट कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ऐसा कोई पेमेंट नहीं आया, देयर इज नो क्लेम, तो उसके बेस पर मान लो री इंश्योरेंस कंपनी बी लिमिटेड है, उसने कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर किया किसको? ए लिमिटेड को, राइट। सो वी कैन से दैट जे नाम इसको दिया प्रॉफिट कमीशन, बट इट इज नॉट एक्चुअली प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सो 94D इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 94D, सॉरी 94DA, दादा। ठीक है। अब ये क्या है कि पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन सा पेमेंट? ठीक है। लुक, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, वो अपने जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, जिसको हम बोलेंगे पॉलिसी होल्डर, उसको पेमेंट करते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि दो चीजें होती है। एक, कि जो पॉलिसी होल्डर है, राइट, उसका टर्म खत्म हो जाता है, कहने का मतलब से कि वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है, बट जो इंश्योरेंस का टर्म होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब पॉलिसी मैच्योर होती है, एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो होगी अपने पॉलिसी होल्डर को पेमेंट करेगी। ठीक है। इंक्लूडिंग बोनस एंड ऑल, जो भी जिसकी टर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंगली वो पेमेंट करती है। तो उस टाइम क्या करेगी, जो इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी अमाउंट जो पे करती है, उस टाइम टीडीएस इंप्लीकेशंस होगा। तो यहां पर पेमेंट किस बात का हो रहा है? मैच्योरिटी प्रोसीड्स, राइट, फ्रॉम ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी जो होगी, जो अपने पॉलिसी होल्डर को पेमेंट करेगी, उस टाइम पर ये टीडीएस कट होगा। ठीक है। लुक, कितना टीडीएस कट होगा? 5% ऑन द मैच्योरिटी प्रोसीड्स इंक्लूडिंग द बोनस, लेस, लेस क्या करना है आपको? एग्रीगेट पेमेंट। मतलब आपको यहां पर क्या करना है कि जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आया है, मैच्योरिटी अमाउंट, अमाउंट इंक्लूडिंग बोनस वगैरह अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, माइनस अब तक आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो सब कुछ, तो माइनस प्रीमियम। मान लो 5 साल का प्रीमियम आपने भरा है, तो पांचों 5 साल का प्रीमियम आपको यहां पर माइनस करना है। तो जो नेट अमाउंट आए, नेट अमाउंट, उस पर 5% टीडीएस आएगा। और 1 अक्टूबर, इट इज अमेंडमेंट फॉर दिस ईयर, सो 1 अक्टूबर के बाद यहां पर पेमेंट होगा एट द रेट 2% टीडीएस कटेगा इस पर। ठीक है। सो यहां पर आपको क्या देखना है? टीडीएस आपको कट करना है नेट अमाउंट पे, राइट। दैट इज अ मैच्योरिटी प्रोसीड, माइनस क्या करना है आपको? अब तक आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो सब कुछ आपको माइनस करके जो नेट अमाउंट आए उस अमाउंट पे टीडीएस कट करना है। ठीक। कब होगा ये? इट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बिकॉज यूजुअली इसमें कुछ क्रेडिट जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर आपको देखना है 1 लाख। लेकिन जब आप थ्रेशोल्ड लिमिट देखते हो, तब आपको यहां पर खाली देखना क्या होता है? मैच्योरिटी प्रोसीड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैव ए लुक। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे हमारा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब उसका कोई पॉलिसी होल्डर है जिसने 5 साल से पॉलिसी लेकर रखी है, 5 इयर्स। ठीक है। 5 इयर्स से उसने पॉलिसी लेकर रखी है। एवरी टाइम ही पेज द प्रीमियम ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल 10,000 ईयरली, ईयरली प्रीमियम वो पे कर रहा है। ठीक है। तो 5 साल में उसने टोटल पेमेंट कितना किया होगा? 50,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैच्योरिटी के टाइम, अगर मैच्योरिटी के टाइम मैच्योरिटी प्रोसीड, मैच्योरिटी प्रोसीड्स इंक्लूडिंग बोनस मिलता है 1,40,000 रुपए। ठीक है। तो अब पहली बात कि 94 DA ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको देखना है ये वाला अमाउंट। क्या ये 1 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस, इट इज एक्सीडिंग 1 लाख। तो यहां पर 94 DA ट्रिगर हो जाएगा, राइट। मतलब यहां पर इंश्योरेंस कंपनी जब अपने पॉलिसी होल्डर को पे करेगी तब वो टीडीएस कट करेगा। कितना टीडीएस कट करना है? तो उसके लिए आप माइनस क्या करोगे? एग्रीगेट
प्रीमियम 50,000 रुपीज। ठीक है, कैसे आया वो? 10,000 इंटू 5, 50,000, तो टोटल कितना आया? 90,000 रुपीज। अब देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये अमाउंट 1 लाख से कम है, तो यहां पर ये मत बोलना कि सर ये 90,000 है, 1 लाख से कम है, मतलब 94 DA ट्रिगर नहीं होगा। नहीं, 94 DA की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें देखना है मैच्योरिटी प्रोसीड्स। अब टीडीएस कंप्यूट करना है तो इस पर करेंगे। अब यहां पर अगर ये बिफोर एक 10 है तो हम लोग 5% टीडीएस कट करेंगे, ऑन और आफ्टर एक 10 है तो हम लोग यहाँ पर 2% के हिसाब से टीडीएस कट करेंगे। सो यहाँ पर 90,000 रुपीज इंटू 5%, दैट कम्स टू 4,500, और यहाँ पर 90,000 रुपीज इंटू 2%, दैट कम्स टू 1,800 रुपीज। इस तरह से यहाँ पर टीडीएस का कंप्यूटेशन होगा। इट इज 94 DA। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। यस, examine the applicability of the provisions of the tax deduction at source under section 94 DA in the following cases. पहला केस यहाँ पर आता है, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 4,50,000 ऑन 31st March 2025 towards the maturity proceeds of LIC policy taken on 1/4/22, for which the sum assured of rupees 4 lakhs and the annual premium is 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ पर 4,50,000 रुपीज का आपका टोटल मेच्योरिटी प्रोसीड है, 450 का। ठीक है, towards the maturity process of LIC policy taken on 1/4/22 for which the sum assured is 4 lakhs। अब sum assured कितना है? 4 lakhs। ठीक है, एंड एनुअल प्रीमियम इज 1,25,000, तो प्रीमियम कितना है? 1,25,000। अब यहां पर एक कंडीशन विच आई सपोज टू मेंशन, दैट इज resident life insurance policy holder which does not fulfill the condition under section 1010D। अब ये 1010D आपको यहां पर देखना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर, हमने डिडक्शंस का चैप्टर एक पढ़ा है 80C का, उसमें मैंने प्रीमियम के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तब मैंने ये डिस्कस भी किया था कि यहां पर मैं कितना प्रीमियम अलाउड होता है एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और 1010D भी मैंने उसी टाइम कवर अप किया था। मैं यहां पर एक क्विक रिकेप आपको दे देता हूं कि यहां पर ऐसा कुछ था कि अगर आपका पॉलिसी 1/4/12 से पहले का है, बिफोर, तो आपका सम अश्योर्ड का 20% प्रीमियम वाज अलाउड। अगर सम अश्योर्ड का 20% से अगर ज्यादा प्रीमियम होता है तो उस केस में आपको मैक्सिमम 20% प्रीमियम वाज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की बात हो रही है। और उस केस में मान लो आपका सम अश्योर्ड है यहां पर 5 लाख रुपए और आपका प्रीमियम है 1,20,000, तो यहां पर आपका जो प्रीमियम है वो 20% से ज्यादा हो रहा है। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, आपका प्रीमियम होता है 1,20,000। तो यहां पर अगर मैं 80C की बात करूं उस पर्टिकुलर ईयर में, तो 80C में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1 लाख का। लेकिन ऐसी पॉलिसी जिसमें आपका सम एश्योर्ड का 20% से ज्यादा प्रीमियम हो रहा है, आपने यहाँ पर प्रीमियम जो पे किया है 1,20,000 है, राइट, विच इज मोर देन 20%। उस केस में आपको यहाँ पर 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आपको जो मैच्योरिटी प्रोसीड होगी वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। 1/4/12 के बाद, 1/4/12 ऑन और आफ्टर, ये जो 20% का रेशियो था वो कितना हो गया है? 20% हो कितना गया है? वो 10% हो गया है। अगर आपका सम अश्योर्ड 10% से भी ज्यादा है, सॉरी, आपका प्रीमियम है वो सम अश्योर्ड का 10% से भी ज्यादा है, तो उस केस में आपका ये जो पॉलिसी अमाउंट है वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, राइट। तो मेच्योरिटी के टाइम वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी और उस पर टीडीएस लगेगा अगर आपका मेच्योरिटी प्रोसीड 1 लाख से ज्यादा हो रहा है तो। ठीक है, फिर 2013 में वो जो हैंडीकैप वाला मैटर था उसमें 10 और 15% वाला गैप दिया गया था, राइट। तो आपको एक बार खाली क्या करना पड़ेगा, वो 80C वाला जो मैटर है उसको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं उस क्वेश्चन को।
आई विल लुक दिस क्वेश्चन। यहां पर आपका सम अश्योर्ड 4 लाख है। पॉलिसी कब लिया हुआ है? पॉलिसी लिया हुआ है 1/4/22 को। तो यहां पर आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्सिमम 10% अगर आपका प्रीमियम होता तो आपको यहाँ पर जो मैच्योरिटी प्रोसीड होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता। मतलब 4 लाख का 10% होता है 40,000 रुपए। लेकिन आपका प्रीमियम यहाँ पर हो रहा है 1,25,000 रुपए, विच इज मोर देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड। तो इस केस में आपको 10(10)(d) का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। अब आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड कितनी हुई है? आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड हुई है 4,50,000 रुपए। अब यहां पर ये मैच्योरिटी प्रोसीड आपकी 1 लाख से ज्यादा है, मतलब 94 DA ट्रिगर हो जाएगा। अब टीडीएस कितना लगेगा? टीडीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैच्योरिटी अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा प्रीमियम। ठीक है, तो अब तक आपने प्रीमियम कितना भरा है? तो 1/4/22 को आपने पॉलिसी लेके रखी है। ठीक है, और उसको रिसीव कब हुआ आपका? 25 में। तो 22, 23, 23, 24 और 24, 25 3 साल तक आपने प्रीमियम भरा है। सो 1,25,000 into 3, that comes to 1,75,000, सॉरी 3,75,000। ये आपका टोटल क्या हुआ? प्रीमियम आपने अब तक भरा है। तो अगर 4.5 लाख में से अगर मैं 375 माइनस कर दूं तो कितना बचता है? 75,000। अब ये जो पेमेंट आपको मिला है ये आपको मिला कब है? 31 मार्च 2025 को। मतलब इट इज रिसीव्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2025। तो जो 5% का रेट था वो कितना हो गया है? 2% हो गया है। तो यहां पर आपका 75,000 का 2% आपका टीडीएस यहां पर कट होगा। सो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कि आपको क्या यहां पर चेक करना है। तो जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी की बात आए, तो आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि सम अश्योर्ड है उसका प्रीमियम कितना है। ठीक है, अगर वो सम अश्योर्ड का 20% या फिर 10%, जो भी तारीख हो पॉलिसी का उसके हिसाब से, अगर वो 20% या 10% से कम है तो उस केस में वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका जो भी पूरा का पूरा मैच्योरिटी होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो उस केस में कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर वो सम अश्योर्ड से 10% या 20% से ज्यादा है आपका प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, सम अश्योर्ड का 10 या 20% से ज्यादा है, तो उस केस में आपके ऊपर 10(10)(d) का एग्जेम्पशन नहीं अप्लाई होगा और आपको टीडीएस डिडक्शन यहां पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मिस्टर वाई अ रेसिडेंट ड्यू टू रिसीव 3.95 lakhs on 31st March 25 on a LIC policy taken on 31st March 2012। मतलब 2012 का डेटा है, 1/4/12 से पहले है, तो यहाँ पर 20% का रेट लगेगा। ठीक है, सम अश्योर्ड का 20% अगर प्रीमियम हुआ तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर विच द सम अश्योर्ड इज 3.5 lakhs। मिला 3.95 है, सम अश्योर्ड 3.5 है, आपको प्रीमियम की एलिजिबिलिटी देखनी है तो 3.5 लगाना है, सम अश्योर्ड लगाना है। विद एनुअल प्रीमियम ऑफ 26,100। अब 3.5 लाख का 20% होता है 70,000 रुपीज और आपका प्रीमियम है 26,100। मतलब ये 10-20% से भी कम है। तो उस केस में आपको जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10(10)(d) में। सो देयर इज नो टीडीएस implications in this case. Look, it is less than the 20%, hence it is exempt under 10(10)(d). There is no tax deduction required at source. ठीक है, तो मैटर नंबर 2 क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। मिस्टर जेड अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 95,000। अब यहीं पे बात खत्म हो जाती है, बिकॉज आपको मिला कितना है? 95,000 विच इज लेस देन 1 लाख रुपीज। तो 94 DA का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी ट्रिगर नहीं हुआ इधर तो। ठीक है, सो यहां पर ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नो टीडीएस इन दिस केस। ठीक, चलिए आगे। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब 94E। चलो, 94E स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, यहां पर आपको लिखना हो तो लिख देना, इट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, ठीक है। पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। यहां पर बात करेंगे हम लोग एनआर। ठीक है, एनी पर्सन हु इज पेइंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने यहां पर इंडिया में एक बहुत बड़ी शादी हुई, मुकेश अंबानी। ठीक है, उसके बेटे की, मुकेश अंबानी की नहीं। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन सामने कौन है? नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और एंटरटेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो यहां पर एक जो एंटरटेनर थे वो आए थे, कौन था? रिहाना, राइट, सिंगर, ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर अ रेसिप्ट ऑफ द इनकम इन इंडिया, या फिर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट एसोसिएशन और ए इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर जो रिहाना को जो भी पेमेंट किया गया है बाय मुकेश अंबानी, राइट, यहाँ पर ये तो पर्सनल इवेंट था, बट फॉर बिजनेस पर्पस की बात करें तो ऐसे कोई भी पेमेंट अगर होता है एंटरटेनर को दिया जाता है, तो उस केस में 20% टीडीएस का रेट लगेगा। सो 20% प्लस सेस एट द रेट 4%, वो भी हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करके ही उसको भेजेंगे वापस, राइट। सो इट इज इफेक्टिवली 20.80%। ठीक है, मान लो रिलायंस का एजीएम है, ठीक है, बिजनेस इवेंट है रिलायंस का। अब मुकेश अंबानी आपको पता है बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो किसी को भी इंडिया में बुला सकता है। अब उन लोगों ने यहाँ पर बुलाया है एंटरटेनर को। एंटरटेनर का नाम है, बहुत जाना पहचाना आपने सुना होगा, BTS। वो जाते हैं ना सुक लकड़ी एकदम डांस करते हो सब, टीट मकोड़े जैसे, ठीक है, वो सब। अब उसको यहाँ पर मुकेश भाई ने यहाँ पर बुलाया है कि आपको यहाँ पर हमारी एजीएम होगी, वो भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी, ठीक है, आपको वहां पर डांस करना है। ठंडी का माहौल है, एकदम कोल्ड प्ले जैसा लगेगा इफ यू आर डांसिंग देयर। अब वो बेचारे सुक लकड़ी, राइट, डील ऐसी हुई है कि आपको पूरी रात डांस करना है जब तक हमारी मीटिंग चलेगी तब तक। अब मान लो यहाँ पर ऐसा हुआ कि 2-3 घंटे में बेचारे थक गए, कहे नहीं अब हमसे और नाचा नहीं जा रहा है। अब अंबानी जी ठहरे बनिया आदमी, ठीक है, ऐसे तो जाने देंगे नहीं, पूरा पैसा वसूल तो करना पड़ेगा। अब उन सबको, पूरी टीम को लगा दिया है खाना सर्व करने के लिए, कि अब कोई बात नहीं, नहीं नाच सकते तो कोई बात नहीं, काम तो पूरा तुमसे करवाएंगे करवाएंगे। अब उसको लगा दिया सर्विंग पे, ठीक है, बीटीएस, एक बाजी पाव, एक तवा पुलाव सर्व कर रहा है, एक सूप सर्व कर रहा है, बीटीएस, राइट। तो ऐसे मान लो उसको पेमेंट किया है सब कुछ, ठीक है। सो ऐसा पेमेंट करते टाइम उस पर 28.80 का टीडीएस कटेगा और बैलेंस अमाउंट उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉन रेसिडेंट एंड ही मस्ट बी ए नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मान लो यहाँ पर बात करें अगर हम प्रियंका चोपड़ा की, तो प्रियंका चोपड़ा इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बराबर, ऐसा मान के चलते हैं, अभी कुछ चेंज हुआ तो आई डोंट नो, बट सी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट सी इज अ नॉन रेसिडेंट बिकॉज काफी टाइम से वो इंडिया में कहीं भी दिखी नहीं है, तो मान के चलते हैं सी इज अ नॉन रेसिडेंट। तो क्या उसके लिए यहाँ पर क्या 94E अप्लाई होगा? आंसर इज नो, उसके लिए 94 इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर दोनों कंडीशन होनी चाहिए, पर्सन मस्ट बी नॉन रेसिडेंट एज वेल एज सी इज नॉट, ही और सी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो वहां पर 94E एप्लीकेबल होगा। क्लियर? सो पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए अब उसके रिगार्डिंग अगर कोई आई थिंक दैट इज कवर्ड इन ए नॉन रेसिडेंट, जो हमारा चैप्टर हम लोग अलग से करेंगे पूरा, उसमें वो कवर अप है। कोई नहीं, बालो चलो अब उस टाइम उसको डिस्कस करेंगे, अभी के लिए उसको जाने दो, ठीक। चलिए, सो 94E इज क्लियर। नाउ 94E के बाद आता है डबल ई, ठीक है। सो डबल ई इज व्हाट? इज अ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट अंडर NSS, नेशनल सेविंग स्कीम। तो नेशनल सेविंग स्कीम से अगर कोई पैसा विड्रॉ करता है तो उसको टीडीएस यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सो डिडक्टर कौन होता है? जनरली एनी पर्सन, बट यूजुअली पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो एनएसएस के सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। तो मान लो आपने कोई एनएसएस में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, आप जब मैच्योरिटी के टाइम उसके पास से पेमेंट लेने जाओगे तब वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, ठीक है। एनी पर्सन एक्सेप्ट पेमेंट मेड टू लीगल हेल्थ ऑफ द एसएससी। अब मान लो जिसने एनएसएस ओपन करवाया था, नेशनल सेविंग स्कीम, राइट, वो खुद बेचारा बचा नहीं है, बचत उसने करी लेकिन खुद वो बचा नहीं है देखने के लिए इन सब चीजों को, तो उसके लीगल हेल्थ गए हैं पेमेंट विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में उसका टीडीएस नहीं कटेगा। फाइन। कितना रेट? 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और थ्रेशोल्ड इज व्हाट? 2500 यार। तो ये सब छोटे छोटे प्रोविजंस है, इसको एक बार फास्ट एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद आता है 94G दैट कम्स टू कमीशन एटसेट्रा ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। अगर यहां पर मान लो जैसे ये एनी पर्सन, मतलब ये कौन होगा? ये है लॉटरी ऑर्गेनाइजर, लॉटरी ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ये कौन होंगे? ये होते हैं एजेंट, एजेंट हु सेल्स लॉटरी टिकट्स,
ठीक है। आपने शायद मालामाल वीकली नाम का मूवी अगर देखा हो तो आपको पता होगा उसमें परेश रावल होता है जो लॉटरी की टिकट बेचता है। ठीक है। सो एजेंट वो सेल्स द लॉटरी टिकट्स। अब उसमें क्या होता है कि जितनी भी टिकट बेचेंगे उस पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ द कमीशन रहता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ द कमीशन रहता है। तो जब भी वो कमीशन पे करेंगे उस पर ये 5% के रेट से टीडीएस कटेगा, लेकिन फर्स्ट अक्टूबर के बाद इट इज 2%। पेमेंट ऑफ विच और थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया वैसे कि उसमें 15,000 हर एक जगह पर फिक्स है। कमीशन कोई भी हो, 94D का हो, 94G का हो या 94H का हो, तीनों में थ्रेशोल्ड 15,000 फिक्स है, तीनों के तीन केस में। और रेट भी क्या है, 5% फिक्स है उस केस में, राइट। यहाँ पर 5% है, यहाँ पर ये 2% वाला प्रोविजन नहीं आया है, लेकिन जी और एस में 5 और 2% हो चुका है। और टाइम जो है उसमें है पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर, तीनों के केस में सेम टू सेम है यहाँ पर। ठीक है। सो ये था हमारा कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। चलिए उसके बाद है आगे 94H, दैट इज कमीशन और ए ब्रोकरेज। इट इज अ जनरल कमीशन और ब्रोकरेज। फाइन। तो अगेन वापस देखो, अपना जो HIJAC था, HIJACR, उसमें से एच पे हम लोग आ चुके हैं, ए हम लोग कर चुके हैं, सी भी हम लोग कर चुके हैं। सो यहाँ पर बात आती है, अब कमीशन की बात आती है 94H। एनी पर्सन एक्सेप्ट, छोटे लोग, छोटे लोग कौन होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ या 50 लाख से कम हो। ठीक है। एनी पर्सन सामने कोई भी हो सकता है, 5%, एक 10 के बाद वो आ जाएगा 2%। पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना आएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है। अब यहां पर देर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर सपोज टू कंसिडर। नॉन एप्लीकेबिलिटी, द टीडीएस एप्लीकेबिलिटी ऑन द एडवर्टीजमेंट ट्रांजेक्शंस। हैव अ लुक, क्या बोलता है ये कि पेमेंट बाय क्लाइंट टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। आपने मान लो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ पर है वो चित्रा, अगर आपने सुना हो तो, राइट। चित्रा करके एक कंपनी है यहाँ पर, चित्रा, UUH ऐसा वो लिखते हैं, राइट। आउट ऑफ होम जिसको बोला जाता है, आउटडोर सर्विसेज में उसका नाम है चित्रा। ठीक है। आपने उसको पेमेंट किया है फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो ये हो गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें 94C अप्लाई होता है। ठीक है। फिर एक दूसरा एक पहलू यहां पर है, दैट पेमेंट बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू द न्यूज़पेपर और ए कंपनी और ए टेलीविजन after retaining the fees or charges for booking or canvassing the advertisement is not considered as a commission, hence it is not TDS। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर कंपनी है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल दिव्य भास्कर। अब दिव्य भास्कर के पास कोई कंपनी जाती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ठीक है। और उसके पास जाता है कोई कस्टमर। अब कस्टमर ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास गया है काम करवाने के लिए, तो ये हो गया 94C कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है कि भाई वो अपना जो हिस्सा होता है वो रख लेते हैं। ठीक है। और बाद में जो काम यहाँ पर मान लो डीबी में दिव्य भास्कर में कुछ पब्लिश करना होता है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या बोलता है, दिव्य भास्कर को काम दे देता है कि भाई आपको यहाँ पर थर्ड पेज पर इतना 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 पोर्शन प्रिंट करना है। ठीक है। तो मान लो उसमें 1 लाख का अग्रीमेंट हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और 10,000 उसने अपने पास रखा है, 90,000 उसने किसको दे दिया, दिव्य भास्कर को दिया। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि भाई ये जो है ना, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर इट इज नॉट अ प्रिंसिपल एजेंट कमीशन ट्रांजेक्शन, एंड उस पर कमीशन एप्लीकेबल हम उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है। वो क्या करता है कि अपना प्रॉफिट वाला हिस्सा रखता है, राइट। तो यहाँ पर ये तो दोनों काम कर रहे हैं, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। तो यहाँ पर हमारा 94H इज नॉट एप्लीकेबल, ये कोई कमीशन नहीं है। ठीक है। उस पर एक आध क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक। यस, यही क्वेश्चन है। यू विल गेट द मोर क्लैरिटी ऑन दिस क्वेश्चन। लुक, सिप्रा लिमिटेड एन एडवर्टाइजिंग कंपनी has retained a sum of rupees 15 lakhs towards the charges for procuring and canvassing the advertisements from the payment of rupees 1 crore due to Sky TV, a television channel, and remitted the balance amount of 85 lakhs to the television channel. Would the provision of tax be attracted on the sum of 15 lakhs by the company? Now see, look, the issue is
whether the fees taken or written by the advertising companies from a media companies for canvassing or booking the advertisement, typically 15% of the billing, is commission or a discount to attract the provisions of TDS has been clarified by the CBDT. अब यहाँ पर CBDT ने अपने सर्कुलर के उसको क्या किया है, क्लेरिफाई किया हुआ है, राइट। कुछ चीजें जो मैंने वहां पर प्रोविजंस में कवर नहीं करी है उसको मैंने क्वेश्चन आंसर में कवर कर लिया है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। द रिलेशनशिप बिटवीन द मीडिया कंपनी एंड द एडवर्टाइजिंग कंपनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया वैसे कि यहाँ पर अपने केस में जो एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, बराबर, और ये दिव्य भास्कर है, राइट, ये दोनों कौन है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एजेंसी रिलेशनशिप, राइट। तो एजेंसी रिलेशनशिप होगा तभी उसमें हम लोग कमीशन बोलते हैं उसको, एंड देयरफॉर नॉट लायबल फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194H। In the view of the same, the CBDT has clarified that the no liability to deduct the tax is attracted on the payment made by television channels to the advertising agency for booking or procuring or canvassing for the advertisements। जो 15 लाख उसने फीस अपने पास रखा हुआ है, तो एक्चुअली तो ये क्या बोले अगर हम देखें तो कि भाई 1 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ था। अगर हम देखें तो स्काई टीवी ने क्या किया, ये जो कंपनी है क्या नाम है उसका, सिप्रा लिमिटेड, यस। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा कि भाई 1 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू हुआ, उसमें 15 लाख उसने सिप्रा को दे दिया, बराबर। सिप्रा ने क्या किया, डायरेक्टली अपने पास 15 लाख रख ही लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है 15 लाख का पेमेंट जो सिप्रा को हुआ है फॉर कैनवासिंग द एडवर्टाइजमेंट, राइट, इट इज नॉट ट्रीटेड एज व्हाट, कमीशन। तो उस पर 94H इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप। डन, क्लियर। सो इट वाज ऑल अबाउट 94H। चलिए देन हम बात करें 94I, बराबर, दैट इज द TDS ऑन रेंटल ट्रांजेक्शंस। एनी पर्सन एक्सेप्ट, अगेन छोटे लोग, ठीक है, सामने कौन होगा, डिडक्टी, दैट इज अ रेसिडेंट। रेट कितना रहेगा, 2% इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट फॉर प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। अगर प्लांट एंड मशीनरी हुआ तो 2%, और अदर कोई भी रेंटल हुआ जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, इन दैट केस द रेंटल अमाउंट जो भी होगा उस पर 10% TDS कटेगा। कितना, 10%। अगर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है तो 2%, और अदर केस में कितना है, 10% TDS आएगा। डन। टाइम लिमिट कितना है, पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, और थ्रेशोल्ड यहाँ पर है 2,40,000 रुपए, राइट। अब यहाँ पर ये जो 240 आपको देखना है, इट इज एग्रीगेट ऑफ बोथ द लेटिंग आउट, ठीक है। अब मान लो आपका प्लांट एंड मशीनरी का रेंट होता है 1,00,000 रुपए और बिल्डिंग का होता है 2,00,000 रुपए, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअली भले दोनों में से कोई 240 को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन टोटल ये 3,00,000 को क्रॉस कर रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पर TDS के कंसिक्वेंसेस आएंगे। तो आपको जब भी देखना है, कौन सा देखना है, एग्रीगेट अमाउंट देखना है। अब सर इसमें TDS कौन सा रेट से कट करेंगे यार, 10% या 2%, तो उसमें कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये जो 1,00,000 है इस पर 2%, और ये 2,00,000 है इस पर 10%, सिंपल है। तो 2,00,000 का 10% हुआ 20,000, और 1,00,000 का 2% हुआ 2,000, तो टोटल 22,000 का TDS यहाँ पर कटेगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। उसके बाद आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी रेंट पेमेंट टू REIT। अब ये हम लोग देखेंगे ट्रस्ट वाले केस में, ठीक है। कुछ नोट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, दैट नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट शेल आल्सो बी लायबल टू TDS। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि जनरली जो रेंटल ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं उसमें यूजुअली 2 रेंट एडवांस लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और 1 रेंट आपको महीने के शुरू में पे करना होता है। सो इफेक्टिवली आपके 3 रेंट जाते हैं। अब मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे रखा हुआ है जिसका 50,000 रेंट है। अब होगा क्या कि मुझे 1,00,000 तो पहले उसको डिपॉजिट देना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, और 50,000 मुझे बिगिनिंग ऑफ द मंथ में क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो 1,00,000 रुपए मैंने बिगिनिंग में पे किए हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो क्या उस पर TDS आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये रेंटल इनकम माना जाता है कि नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या वो रेंटल डिपॉजिट जो आपने दिया हुआ है क्या वो रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है। अब यूजुअली ट्रांजेक्शन ऐसा होता है कि वो रिफंडेबल होता है। जब आपका टेनेंसी पीरियड खत्म होता है, आप जब प्रॉपर्टी वैकेट करते हो, उस टाइम आपको वो 1,00,000 रुपए वापस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये नॉन रिफंडेबल है, तो नॉन रिफंडेबल हुआ तो इस पर क्या होगा, उसको हम रेंट ही ट्रीट करेंगे, और
उसको हम टीडीएस यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। वरना तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं कि लोग रेंट का नाम ना लेते हुए डिपॉजिट का नाम लेकर पेमेंट ले लेते हैं ताकि टीडीएस में बचा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स है तो उस केस में क्या होगा, टीडीएस कटेगा, और रिफंडेबल डिपॉजिट है तो टीडीएस नहीं आएगा, सिंपल बस, ठीक है। देखो, एक चीज मैं आपको समझा दूं कि आपको यहाँ पर इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ने होता है, राइट। अब हर एक प्रोविजंस के अगर आप इतने इन डेप्थ में जाओगे 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 तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं। फिर आप कितना याद रखोगे, कितना छोड़ोगे, बराबर, तो उसमें ये आपका टाइम चला जाएगा। अभी जो मेरा फोकस रहता है कि आपको जब पढ़ाता हूं तो मेरा एक ही पर्पस रहता है कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। आपको यहाँ पर अभी कोई एडवाइजरी कंपनी नहीं खोलना है, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग चाहिए राइट नाउ, ठीक है। तो आपको क्लाइंट आगे आपको एडवाइस देना है, हर एक एंगल से सोचेंगे नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सोचो, एग्जाम एंगल से सोचो, सिंपल सी बात है, राइट। पहला मकसद हमारा होता है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, सीए बनना है, बस उसके बाद सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए, टीडीएस एप्लीकेबल इवन इफ असेट इज नॉट ऑन बाय द डीटी। अब ये क्या है, लुक, आ गया, हाँ, 194 आई। मान लो मिस्टर रणबीर है, रणबीर। अब रणबीर ने अपने दिल में जगह दी, सॉरी दिल में नहीं, घर में जगह दी मिस आलिया को, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको रेंट पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर रणबीर इज अ ओनर, आलिया इज अ टेनेंट। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट होगा उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ये 240 को क्रॉस करता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मिस आलिया ने अपने प्रॉपर्टी में, दिल में नहीं, मिस्टर रणवीर को, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर रणवीर कौन हुए, सब टेनेंट। यहाँ पर मिस्टर रणवीर कौन हुआ, सब टेनेंट हुआ, राइट। अब ये सब टेनेंट यहाँ पर जो पेमेंट करेगा आलिया को, राइट, तो ये भी क्या करेगा, टीडीएस कट करेगा, भले मिस आलिया इज नॉट एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सामने वाला का अगर प्रॉपर्टी ओनरशिप में नहीं है तो सब टेनेंसी के केस में भी क्या होगा, यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है, फाइन। चलिए, टैक्स डिडक्टिबल ऑन द रेंट अमाउंट ओनली एंड एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे टीडीएस कंप्यूट करते टाइम। पेमेंट टू द कोल्ड स्टोरेज ओनर्स फॉर कूलिंग चार्जेस, सेक्शन 194 सी अप्लाइज। अब इसको समझते हैं, ध्यान से पहले समझना कि एक्चुअली जब रेंटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि रेंटल ट्रांजैक्शन में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे रहते हो तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए मार्क हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे 4 ऑफिस है, 4 ऑफिस है। अब मान लो मैंने यहाँ पर ये ऑफिस को रेंट पे ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्लेस है ये मेरे लिए बुक हो गई, ठीक है। इसको अब मैं यूज करूंगा। अब मैं इसका जो भी कुछ करूं वो मेरे ऊपर है। मैं इसमें ऑफिस चलाऊं ना चलाऊं, बंद रखूं, ताला लगा दूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे रेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो बात आती है कोल्ड स्टोरेज की, अब कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज, फॉर एग्जांपल ये कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट है। अब जब आप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अवेल करते हो तब आप क्या करते हो कि आप यहाँ पर आते हो, ये कंपनी का गेट है, यहाँ पर अपना गुड्स उसको हैंड ओवर कर देते हो, ठीक है। आपने यहाँ पर गुड्स हैंड ओवर कर दिया। अब ये गुड्स हो सकता है वो इधर पुट करे, इधर पुट करे, इधर पुट करे, इधर पुट करे, कहीं भी पुट करे, उसकी मर्जी है। अपने को पर्पस क्या है यहाँ पर, हम यहाँ पर जो ऑब्टेन कर रहे हैं दैट इज व्हाट, इट इज अ सर्विस ऑफ कोल्ड स्टोरेज दैट वी आर ऑप्टिंग, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि भाई ये जगह मेरी, ये 4 बॉक्स मेरे, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, राइट, ठीक है। वो कहीं भी रखे, जगह होगी वहां पे रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सर्विसेज है, यहाँ पर स्पेसिफिकली वॉट एवर आई एम पेइंग, इट इज फॉर द सर्विस टेकन फॉर द सर्विस ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, राइट, एंड नॉट फॉर द प्लेस। मैंने यहाँ पर प्लेस रेंट पे नहीं लिया हुआ है,
ठीक है। अगर ऐसा होता है कि भाई ये इतनी जगह मेरी, अब पूरा साल इसमें मैं कुछ रखूँ, ना रखूँ, खाली रखूँ, मेरी मर्ज़ी। तो ये जगह क्या बन जाती? तो रेंट में आ जाती, राइट? अगर कोई प्लेस आपके लिए मार्क कर दिया जाता है कि दिस इज़ द मार्क्ड प्लेस, कि यहीं पर आपका प्रॉपर्टी, यहीं पर आपको अपना सर्विस या गुड्स वगैरह जो भी रखना है, राइट? तो ये आपके लिए रिज़र्व कर दी गई है, तो ये रेंट में आ जाता। बट यहाँ पर क्या था, कोल्ड स्टोरेज में कोई जगह रिज़र्व नहीं होती है आपकी। जहाँ पर जगह होगी, वहाँ पर वो गुड्स रखेंगे। क्लियर हुआ? मान लो यहाँ पर ये जगह है तो आज का गुड्स आप इधर रखा है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रखेंगे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रखेंगे, कहीं भी। आपको मतलब किससे है? आपको मतलब जगह से नहीं है, आपको मतलब किससे है? कूलिंग सर्विस से है, राइट? सो इस केस में यहाँ पर इट इज कंसिडर्ड एज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कूलिंग सर्विसेज, तो 94 सी इज एप्लीकेबल। यहाँ पर 94 एच एप्लीकेबल, सॉरी 94 आई इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसको हम रेंटल ट्रांजेक्शन नहीं मानते, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, चलिए। उसके बाद आके बोला कि लमसम लीज प्रीमियम और वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस which are not adjusted against the periodical rent, it is not in the nature of rent, hence no TDS applicable. अब ये लमसम लीज पेमेंट क्या होता है? सी, ये कई बार क्या होता है कि आपके खाली ट्रांजेक्शन में ऐसा था कि आपने प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट परचेज कर ली है, राइट? आपने 10-15 साल या जनरली आपने देखा होगा लॉन्ग लीज जो होता है, जिसमें 99 ईयर्स के लीज होते हैं, राइट? उस केस में क्या होता है कि ओनरशिप खाली आपके नाम पर नहीं होती है। यू हैव राइट टू यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और आपने उसको वन टाइम पेमेंट करना है। फिर क्या होता है कि ईयरली एक नॉमिनल अमाउंट आपको पे करना होता है एज ए रेंट, राइट? तो यहाँ पर ये जो लमसम लीज पेमेंट का केस है, उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ रेंट। इट इज क्लेरिफाइड बाय द सर्कुलर ऑफ द डिपार्टमेंट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट एक केस आता है, दैट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द टीडीएस 94I ऑन रेमिटेंस ऑफ द पैसेंजर सर्विसेज फीस बाय एन एयरलाइन टू एन एयरपोर्ट ऑपरेटर। अब मान लो एयरलाइन अपना यहाँ पर है इंडिगो, ठीक है, जो बहुत वायरल हो जाता है कभी कभी, मारामारी करता है सबके साथ। और सामने अपने हैं अदानी, जो हमारा एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं वो लोग, ठीक है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द पेमेंट टू क्वालिफाई एज अ रेंट इज दैट द पेमेंट मस्ट बी फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी एयरपोर्ट, सॉरी, ये एयरलाइन ऑपरेटर जितने भी है, ठीक है, जैसे इंडिगो हो गया, फिर एयर इंडिया हो गया, ये सब होते हैं, राइट? तो ये लोग क्या करते हैं कि एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए वो लोग एयरपोर्ट ऑपरेटर जैसे अदानी को यहाँ पर वो क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ठीक है, जब उसका विमान आएगा, ठीक है, तब उसको पार्क करवाएँगे, जो बंदे सब होते हैं ना, सब एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो भी वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब कुछ, राइट? सिक्योरिटी चेकिंग होता है, बराबर? तो ये सारी सर्विसेज़ जो प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए यहाँ पर अदानी इंडिगो से चार्ज करता है पैसेंजर सर्विस फीस, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन में ऐसा बोला गया कि भई ये पैसेंजर सर्विस फी है, ये रेंट के नेचर में नहीं आता है। रेंट किसके लिए होता है? जैसे जनरली होता है बाय लैंड बिल्डिंग के लिए। अब एयरपोर्ट में ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर प्लेन खड़ा रखने के लिए आपको ज़मीन दी गई है, ऐसा नहीं होता, राइट? वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जो एयरलाइन कंपनीज़ जो होती है, उसको वहाँ पर ये बेनिफिट सारे मिलते हैं, ठीक है? लुक, and mere incidental, minor or insignificant use of the same while providing the other facilities, जैसे आपको बताया मैंने कि सिक्योरिटी चेकिंग का वहाँ पर होता है, लगेज का ट्रांसफर का ये सब होता है पूरा, ठीक है? तो ये सारी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? एयरपोर्ट ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, अदानी प्रोवाइड करता है, राइट? Other facilities and service would not make a payment for the use of the land and building. आपको खाली वहाँ पर पार्किंग करना है, आपको अपना प्लेन, ठीक है? जब तक लैंड होगा, वहाँ पे आपने पार्किंग करा, जैसे ही वो वापस सब बोर्ड हो जाएँगे, अपने जो भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब, फिर वो वहाँ से उड़ जाएगा। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर द यूज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, राइट? ये तो खाली एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्विसेज़ व्हिच इज़ ऑफर्ड बाय द एयरलाइन ऑपरेटर, राइट? जो एयरपोर्ट ऑपरेटर, सॉरी नॉट एयरलाइन ऑपरेटर बट एयरपोर्ट ऑपरेटर ने जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज़ व्हाट? रेंट, ठीक है? चलिए, अब इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लुक, क्वेश्चन नंबर 16, ABC Limited took on sublease a building from J, an individual, with effect from 1st September 2024 on a rent of 25,000 per month. तो पहली बात तो क्या किया है, यहाँ पर एक बिल्डिंग लिया हुआ है, 25,000 पर मंथ उसका रेंट है, और 1st सितंबर से लिया है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और
मार्च, 7 महीने होते हैं। It also took machineries from J with effect from 1st October on hire of 15,000 per month. 15,000 per month ये होते हैं 6 महीने के लिए। ABC entered into on 2 separate agreements with J for sublease of the building and hire machinery. कोई फर्क नहीं पड़ता सेपरेट अग्रीमेंट हो या सिंगल अग्रीमेंट हो, सामने पार्टी तो सेम ही है। The rent of the building and hire charges of the machinery for that financial year 2024-25 were 1,75,000, 25 into 7 that is 1,75,000 and 90,000, total होता है 2,65,000, which were credited by ABC Limited to the account of J in the books of account on 31st March 2025. Examine the obligation of ABC Limited. अब ABC Limited वो कौन है? Tenant है. With regard to the TDS in respect of the rent and hire charges, तो we know that कि भाई इस पर कितना लगेगा 10%, इस पर कितना लगेगा 2%, सिंपल, क्योंकि थ्रेशोल्ड हमारा 2,40,000 से क्रॉस कर जा रहा है, भले वो सेपरेट अग्रीमेंट क्यों ना हो, ठीक है, पार्टी तो सामने एक ही है। लुक, दिस हाउ यू आर सपोज्ड टू कंसीडर, ठीक। चलिए आगे। Fly Limited has paid amount of rupees 18 lakhs during the year to the Airport Authority of India towards the landing and parking charges. Discuss TDS implications. जो अभी हमने वो देखा PSF उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। लुक, landing and parking charges which are fixed by the Airport Authority of India are not merely for the use of the land. These charges are also the service and facilities offered in connection with the aircraft operation at the airport, which include the providing the air traffic services. आपने धमाल में देखा होगा कि आपको ये लाल बटन दबाना दिखता है, आपको बोला हाँ दिखता है, नहीं दबाना था, ठीक है, वैसा वो ATC होता है ना जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो वाला है। ग्राउंड सेफ्टी सर्विसेज, जैसे वो पता खा लेके बताते रहते कि इधर पार्क करो उधर पार्क करो, ये सारे, ठीक है। एरोनॉटिकल कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज, installation and maintenance of the navigational aids, meteorological services at the airport. It was the case of Japan Airlines and also the case of Singapore Airlines. Thus, the TDS is not applicable under Section 194I, provides that the payment is not in the nature of rent. Hence, the tax deductible at the rate 2% under Section 194C by the airline company Fly Limited on the payment of 18 lakhs made towards the landing and parking charges to the Airport Authority of India for the previous year. तो यहाँ पर 194I नहीं but 194C, it is a contract, जो सर्विस ऑफर करी गई है पूरी की पूरी वो। तो आप लोग यहाँ पर खाली इसको आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट, ठीक है, यहाँ पर इसमें लिख देना कि इट इज 194C इज एप्लीकेबल, ठीक है, डन। चलिए अब आगे, चलो 94 आई के बाद आइए, एक काम करते हैं, आइए पे बाद में आएंगे, पहले आ जाएंगे आईबी पे, आइए, ठीक है, 94 आई के बाद आईबी। अब 94 आई वाज अबाउट द रेंटल इनकम, राइट, उस पर आता है टीडीएस, उसके रिगार्डिंग जो भी था, तो यूजुअली वो क्या देखा गया कि वहां पर छोटे लोगों को बाहर रखा गया है, ठीक है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ whose turnover is below 1 crore or 50 lakhs in the preceding financial year, उसको बाहर रखा गया है। अब यहां पर आता है, लुक, any individual HUF receives any income from any source or any head। अब देखो, मान लो मैं कोई सैलरीड पर्सन हूं, ठीक है, मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूं और मैंने अपने रहने के लिए एक घर रेंट पे लिया हुआ है। अब मुझे ना उसका कोई बिजनेस में डिडक्शन चाहिए बिकॉज मेरे पास बिजनेस है ही नहीं। अब बिजनेस है ही नहीं तो टर्नओवर की बात तो आएगी नहीं, और टर्नओवर की बात नहीं आएगी तो 94 आई इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। अब उसमें क्या होता था कि ऐसे जो पर्सनल रेंटल वाले केसेस थे या फिर ऐसे बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, वो सारे निकल जाते थे टीडीएस की नजर से बाहर, ठीक है। इसलिए लेकर आए 94 बी कि आपके कोई भी सोर्स की इनकम क्यों ना हो, बीट सैलरी, बीट हाउस प्रॉपर्टी, बीट कैपिटल गेन, बीट बिजनेस ऑल्सो, बराबर। और बिजनेस में भी कैसे लोग, छोटे लोग जिसको 194 अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है, वो सब इधर आ जाएंगे। डिडक्टी कौन होगा, रेसिडेंट होगा। रेंट कितना, 5%, सॉरी टीडीएस 5% रेट
और 5% विद इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर 2024. टाइम पेमेंट और क्रेडिट एट द ऑफ द रेंट ऑफ. अब देखो पहली बात कि भाई मैं ठहरा सैलरीड पर्सन्स बराबर, अब हर महीने में कहां टीडीएस के झंझट पे पड़ूंगा. तो यहां पर ऐसा बोला कि आपको हर महीने टीडीएस के झंझट में नहीं पड़ना है. आपको एक बार टीडीएस कट करना है साल में एक बार. कब? जब आप लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर हो तब, जैसे कि मार्च. लेकिन आपने बोला भाई मैं मार्च तक नहीं रुकने वाला, मैं तो दिसंबर में इस प्रॉपर्टी को खाली कर रहा हूं, तो क्या लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी अगर आप तुम वैकेट करते हो तो फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल ग्रेशिया दिसंबर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर. या तो मार्च में कट करो या तो उससे पहले अगर आप खाली करते हो तो तब लास्ट जो रेंट आप पे करोगे उसमें से आपको टीडीएस कट करना है. ठीक है, कितना रेट? 5% या और 1 10 के बाद कितना 2%. अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड्स 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है कि अगर आपका अमाउंट है जो 50,000 पर मंथ को क्रॉस करता है तो. अब मान लो मैंने जो प्रॉपर्टी रेंट पे रखी है, मेरे रहने के लिए जो मैंने घर रखा है वो उसका रेंट है 60,000, तो ही मेरे को ये एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है. अगर मेरा रेंट होता 45,000 तो उस केस में 94 IB वाज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, सो आपको यहां पर मंथली रेंट देखना है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. नोट्स, इफ द पेन इज नॉट फर्निश्ड. अब आपने मान लो पूरा साल आप रहते हो तो आप मार्च में टीडीएस कट करोगे. अब लास्ट में आपका रेंट है फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीस. आपने अपने लैंडलॉर्ड को फोन किया कि देखो मैं रेंट डिपॉजिट कर रहा हूँ 60,000 रुपीस. बोला कर दो. पूछ क्यों रहे हो? बोला पैन नंबर चाहिए. बोला क्यों चाहिए? 11 महीने तूने कुछ पूछा नहीं मेरे को. बोला ये ठीक है बट अब नाउ आईबी इज एक्टिव. ठीक है, आईबी मतलब 94 आईबी इज एक्टिव. सब ध्यान रखते हैं वो लोग. ठीक है, मेरे पीछे आईबी पड़ा हुआ है, मुझे टीडीएस कट करना पड़ेगा. कितना परसेंट? बोला अब तो 2% हो गया 1 अक्टूबर के बाद, राइट. तो 60,000 आपका रेंट है इंटू 12, तो 7,20,000. अब 7,20,000 का 2% होता है इंटू 2%, इट कम्स टू आई थिंक 14,400 इतना आएगा. तो आपने लैंडलॉर्ड को बोला देख भाई पैन नंबर चाहिए, मैं सब कुछ बता दूंगा निर्मलताई को कि मैं तेरे को यहाँ पर 7,20,000 का पूरे साल का रेंट देता हूँ. अब मान लो उसने मना कर दिया कि पैन नंबर तो नहीं मिलेगा और तू भी आखिरी बार दिखेगा इधर, अगले महीने से तू नहीं चाहिए मेरे को, इधर खाली कर देना मेरा प्रॉपर्टी. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपको 20% के रेट से टीडीएस कट करना पड़ेगा. ठीक है, कहाँ 2% और कहाँ 20%. अगर हम 20% देखने जाएगा तो ये 14,400 बन जाएगा 1,44,000. 720 का 10 ये 20% 144 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या ऐसा हुआ कि 60,000 लास्ट मंथ का जो रेंट आपको देना था वो तो आप खा ही जाओगे पूरा का पूरा इन फॉर्म ऑफ टीडीएस, और ऊपर का कहां से लाओगे? तो यहां पर ऐसा बोला है हाउएवर सच डिडक्शन शेल नॉट एक्सीड द रेंट अमाउंट ऑफ द लास्ट मंथ. तो यहां पर 144 नहीं आएगा, कितना आएगा? 60,000. ठीक है, सो पैन नंबर ना देने पर 20% टीडीएस तो आएगा लेकिन वो लास्ट मंथ के रेंट से एक्सीड नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ऐसा यहां पर प्रोविजंस है. लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन. हैव अ लुक. मिस्टर एक्स अ सैलरीड पर्सन पेज अ रेंट ऑफ 55,000 पर मंथ. अब देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सैलरीड पर्सन है और वो रेंट पे कर रहा है. तो इधर दो चीजें हो सकती है. एक तो सैलरी की इनकम होती है, उसमें रेंट पे करते हैं तो हम लोग एचआरए में कंप्यूट करते हैं. दूसरा यहाँ पर टीडीएस के कंसिक्वेंसेस को देखने पड़ेंगे बिकॉज 94 IB सेज यू हैव इनकम फ्रॉम एनी सोर्स एनी हेड. ठीक है, सो पर मंथ टू मिस्टर वाई फ्रॉम जून 2024 इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स. इफ सो कब उसको टीडीएस काटना पड़ेगा? ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स. वुड योर आंसर बी चेंज इफ मिस्टर एक्स वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31st ऑफ दिसंबर? तो क्या? और दोनों केस में हमको ये बताया कि अगर पेन प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होता है. तो देखो 55,000 का रेंट है और वो जून से रखा हुआ था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 11 महीने हुआ, राइट. सो 55,000
पर मंथ का रेंट है, तो यहाँ पर 1/10 के बाद का जो भी होगा, इसलिए 2% यहाँ पर क्या आएगा, रेंट आएगा। ठीक है, फ्रॉम जून, जुलाई अगस्त, हाँ 10 महीने हुआ, सॉरी। सो 55,000 इंटू 2% इंटू 10 फ्रॉम जून टू मार्च। ठीक है, सो उसका 2% होता है 11,000 रुपए टीडीएस यहाँ पर कटेगा। लेकिन अगर वो दिसंबर में वेकेट करता है तो उसको टीडीएस कब करना पड़ेगा, दिसंबर में ही टीडीएस करना पड़ेगा, लास्ट मंथ ऑफ द वैकेंसी। तो उस केस में उसके 7 महीने हुए यहाँ पर। ठीक है, तो 55,000 इंटू 2% इंटू 7 मंथ्स, दैट कम्स टू 7,700। वो लास्ट मंथ का जब दिसंबर का पेमेंट करेगा तब वो टीडीएस कट कर लेगा। ठीक है, इन केस ऑफ मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड पेन, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20%, लेकिन इट सेल नॉट एक्सीड द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ, राइट। सो 20% यहाँ पर हम देखे जाए तो 55,000 का 20% 10 महीने के हिसाब से होता है 1,10,000, लेकिन लास्ट मंथ का रेंट कितना है, 55,000, तो फिर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे 55,000 तक। और दूसरे केस में अगर दिसंबर में वेकेट करता है तो 55,000 7 महीने 20% कम्स टू 77,000, लेकिन इट इज अगेन रिस्ट्रिक्टेड टू 55,000। क्लियर। सो ऐसा यहां पर प्रोविजन है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। यस, सो इट वाज ऑल अबाउट 94 IB। नाउ द नेक्स्ट इज 94 IA। चलो अब फाइनली IA पे आइए। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, अदर देन RAL, because RAL is a exempt because it is not at all a capital asset। तो उस केस में हमें कोई भी टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। एनी पर्सन बीइंग ट्रांसफरी मेकिंग पेमेंट, मतलब यहाँ पर बायर। ठीक है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा जब आप सेलर को पेमेंट करोगे तब। रेसिडेंट ट्रांसफरर बीइंग रिसीवर, सेलर, कितना, 1%, किस बात का, ट्रांजेक्शन वैल्यू और एसडीवी विच एवर इज हायर, और उसका आएगा 1%। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू और एसडीवी विच एवर इज हायर। कई बार क्या होता है कि लोग टीडीएस बचाने के लिए 50 लाख से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं, बट अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हुई तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50 लैक्स। उसमें भी आपको क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू और एसडीवी विच एवर इज हायर। अगर दोनों में से कोई एक अमाउंट 50 लाख को क्रॉस करती है तो उसको हम लोग यहाँ पर थ्रेशोल्ड काउंट करेंगे और उस पर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ठीक, टाइम पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब 50 लैक्स जब भी आप कंप्यूट करो, ठीक है, तो उस केस में आपको सब कुछ चेक कर लेना है, क्या क्या चीजें। इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस चार्जेस, पार्किंग चार्जेस एटसेट्रा। अब कई बार क्या होता है कि आपके मान लो बिल्डिंग आपका 52 लाख का आपने कोई फ्लैट परचेस किया है। अब उसने आपने क्या किया कि भाई डॉक्यूमेंटेशन खाली 45 लाख का किया है, बाकी 7 लाख आपने बोला कि भाई पार्किंग चार्जेस है या फिर मेंटेनेंस का चार्जेस में आपने भरा है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ इंक्लूड करके देखना है कि क्या वो 50 लाख को क्रॉस करता है। अगर हाँ, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, वेयर द अमाउंट सॉरी वेयर द मोर देन वन बायर और मोर देन वन सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कौन होंगे, जॉइंट ओनर हो सकते हैं। देन थ्रेशोल्ड शैल बी कंसीडर्ड एग्रीगेटिंग ऑल द अमाउंट्स पेड। अब मान लो मेरा कोई प्रॉपर्टी है जो मैं खरीद रहा हूं 60 लाख रुपीस में। अब सामने जॉइंट ओनर है, सामने दो ओनर है। ठीक है, सेलर जो है डबल है, तो मैं एक को 30 लाख दे रहा हूं, दूसरे को 30 लाख दे रहा हूं। तो यहां पर इंडिविजुअली दोनों का 50 लाख क्रॉस नहीं किया है, तो क्या मुझे टीडीएस करना पड़ेगा? आंसर इज यस। दोनों का एग्रीगेट मिलाकर कितना हो चुका है, 60 लाख रुपीस। तो यहां पर थ्रेशोल्ड मुझे जो देखना है वो क्या देखना है, एग्रीगेट देखना है, राइट। तो ये चीज इस बार का अमेंडमेंट है, हाई चांसेस है एग्जाम में आने के। ठीक है, तो इसको एक बार पक्का याद रखना कि भाव को कैसा मत बोलना कि सबका लिमिट है, राइट, वो 50 को क्रॉस नहीं कर रहा है इंडिविजुअली तो उसमें टीडीएस नहीं आएगा। तो इट इज अमेंडमेंट ऑफ दिस करंट फाइनेंस एक्ट का, राइट। Specified transaction under section 45(5)(a) where 194(c) is attracted। तो 94 IC का केस हम लोग अलग से देखेंगे। 45(5) अगर आपको याद हो तो इट इज ए जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था। ठीक है,
कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर सेक्शन 194 एल ए, तो हम लोग वो देखेंगे 194 एल ए में, ठीक है। अब बात निकली यहाँ पर आई ए की, तो एक क्वेश्चन उसका अगर हो तो देख लेते हैं, हैव अ लुक। यस, look at the question. Question number 19. Look, Mr. X sold his house property in a Bangalore as well as his RAL. तो एक तो यहाँ पर HP की बात करी है, एक यहाँ पर बात करी RAL की। मिस्टर एक्स बेच रहा है, सेलर है। फॉर ए कंसिडरेशन, तो एक्स इज अ सेलर, फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 60 lakhs एंड 15 lakhs respectively to Mr. Y. तो Mr. Y is a buyer on 1st of August 2024. He has purchased the house property and the land in the year 2023. He has purchased a house property and the land in the year 2023 for rupees 40 lakhs and 10 lakhs respectively. तो खरीदा 40 लाख में था और ये 10 लाख में खरीदा था। The stamp duty value on the date of transfer is 85 lakhs. अब यहाँ पर SDV कितना है? 85 lakhs है और यहाँ पर इसका SDV कितना है? 20 लाख है, ठीक है। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशंस। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यहाँ पर बोला है टैक्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई बोथ, एंड द TDS implications also if any in the hands of Mr. Y assuming both Mr. X and Y are resident. अब देखो, अगर खाली TDS बोला होता तो हम लोग यहाँ पर TDS कंप्लीट करके छोड़ देते। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है टैक्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स के हाथ में क्या होगा, मिस्टर वाई के हाथ में क्या होगा। तो पहली बात, मिस्टर एक्स इज अ सेलर। सेलर मतलब उसने प्रॉपर्टी बेचा है, तो प्रॉपर्टी जब भी आप बेचते हो तब बात आएगी कैपिटल गेन की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सेलर की बात करें तो मिस्टर एक्स ने जो 60 लैक्स का प्रॉपर्टी था जिसकी एसडीवी कितनी है 85 लैक्स। अब यहाँ पर ट्रिगर होगा कौन सा, सेक्शन 50C। 50C क्या बोलता है कि अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन का 110% है, उससे भी क्रॉस करता है, तो आपका एसडीवी विल बी सेल कंसिडरेशन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका सेल प्राइस है 60, उसका 110% होता है 66 लैक्स और एसडीवी तो उससे बहुत ज्यादा दूर है, तो आपकी सेल प्राइस क्या मानी जाएगी 85 लैक्स, राइट। अब 2023 में इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, 2 साल यहाँ पर हुए नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। सो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म है, आपने खरीदा 40 लाख में था, तो लेस क्या करेंगे, सीधा कॉस्ट 40 लाख। सो 45 लैक्स का यहाँ पर क्या हुआ, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। RL को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, रीजन इज व्हाट, RL इज नॉट एट ऑल अ कैपिटल असेट, तो उसको बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो यहां पर ये 45 लैक्स एक तो कैपिटल गेन क्लियर हो गया। अब देखना है मिस्टर वाई की बारी। अब मिस्टर वाई इज अ बायर, राइट। अब उसके हाथ में जब भी कोई प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करता है, तो ध्यान रखना यहां पर आएंगे गिफ्ट के प्रोविजंस, सेक्शन 56(2)(x, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ बायर। अब उस केस में क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो हमने ये IFRS में पढ़ा हुआ है। देखो क्या क्या देखना है आपको, यहां पर आपको देखना है कि सेल कंसिडरेशन कितना है 60, एसडीवी कितना है 85, डिफरेंस कितना है 25 का। फिर हमने एक चीज देखी थी क्या, कि स्टेचुटरी लिमिट कितनी है गिफ्ट की 50,000 और 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन कितना होता है 6 लाख, विच एवर इज हायर, 6 लाख। फिर हम लोग ये देखते थे कि क्या ये डिफरेंस ये हायर अमाउंट से भी ज्यादा है क्या, आंसर इज यस। यहां पर हायर अमाउंट आया 6 लाख और डिफरेंस है 25 लाख, राइट। अगर ये डिफरेंस 5 लाख होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, तो हम गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं मानते, राइट। तो यहां पर ये डिफरेंस इस हायर अमाउंट से भी ज्यादा है, तो उस केस में एंटायर डिफरेंस इज ट्रीटेड एज ए गिफ्ट। तो मिस्टर वाई के हाथ में ये चीज 25 लाख
IFOs में एज ए गिफ्ट ट्रीट की जाएगी। और जब ये मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी को बेचेगा, जब मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी को बेचेगा, तब उसकी कॉस्टिंग 85 मानी जाएगी, नॉट जस्ट 60। ऐसा भी हमने पढ़ा है कैपिटल गेन के अंदर, जब हमने कॉस्ट डिटरमिन करी थी उस टाइम। ठीक है, लुक, तो मिस्टर वाई के हाथ में 25 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब बात करते हैं टीडीएस की। तो टीडीएस में यहां पर 94 IA इज एप्लीकेबल। उसमें RL तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, हमें खाली क्या देखना होता है, जो प्रॉपर्टी बेचा है वो। अब उसमें आपको क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू 60 लैक्स या फिर SDV 85, विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर आया 85 लैक्स। तो पहली बात तो देखो, थ्रेशोल्ड से तो वैसे भी 50 लाख से ऊपर ही है, तो टीडीएस तो आ ही जाएगा। तो हमें यहाँ पर 85 लैक्स का 1% कंप्यूट करना है। सो 85 लाख का 1% हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे, दैट इज 85,000। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ट्रीट 94 IA। डन। चलिए फिर एक छोटा सा प्रोविजन देखते हैं 94 IC। आईसी हमने यहाँ पर देखा था 45 5 दैट इज कॉल्ड जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, जो हमने कैपिटल गेन में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, सो एनी पर्सन पेइंग कंसिडरेशन एज पर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट्स टू द रेसिडेंट। मतलब मेरे पास कोई लैंड है, कोई बिल्डर आता है, ओबेरॉय बिल्डर्स, ठीक है, वो मेरे को बोलता है कि काम कर, जमीन मेरे को दे दे, मैं इस पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ बिल्डिंग, तेरे को मैं 1 करोड़ कैश दे दूंगा और 40% तेरे प्रोजेक्ट का मैं तुझे को दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था किसमें, 45 स्पेसिफाइड अग्रीमेंट्स के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर ये बिल्डर जो पेमेंट करेगा लैंड के लिए, ठीक है, तब वो टीडीएस कट करेगा। पेमेंट ऑफ रेट विच इज अर्लियर, रेट है 10%, थ्रेशोल्ड कुछ भी नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, शेयर बीइंग ए लैंड और बिल्डिंग और बोथ, एंड पार्ट ऑफ सच कंसिडरेशन में बी इन केस। तो केस प्लस शेयर इन द प्रोजेक्ट, ठीक है, उस पर 10% टीडीएस कटेगा। डन, क्लियर। चलिए, सो यहां तक हम आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं 194 IC। आगे हम लोग देखेंगे 94 J एंड ऑनवर्ड उसकी जर्नी। ठीक है, सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। सीए बनना हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, जैसे आपको मैंने अभी जस्ट बताया वैसे ही। ठीक है, और आपको अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, अब यहाँ तक आ चुके हो तो। ठीक है, सो दैट वी कैन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो एनकरेजेस अस, राइट, सो दैट वी कैन सर्व यू बेटर। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।